जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों। इसके पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं कृषि कानून के ऊपर। पहला जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020 के ऊपर, जिसमें हमने इसकी बुराइयां एवं अच्छाइयां बताई थी। अब ये जो हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बता रहे हैं कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, जिसे सामान्यतः भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इस विषय पे इस अधिनियम पे आज का हमारा वीडियो है, जो कि पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इस अधिनियम की अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इस अधिनियम की बुराइयां हैं। इन तीनों कृषि कानून जो है, जिसमें से पहले का बना चुके हैं, अब ये आज जो हमारा वीडियो है वो दूसरे पे वीडियो ये बना है। अगर हम लोग देखें इस अधिनियम को, तो इस अधिनियम में अगर हम लोग देखें सबसे पहले कि गवर्नमेंट इसके उद्देश्य क्या बता रही है, तो गवर्नमेंट इसके उद्देश्य बता रही है कि भैया जो किसान जो है उसके बीच में और जो कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसके बीच में एग्रीमेंट होगा, और वही कॉरपोरेट सेक्टर जो है जो कॉरपोरेट का जो व्यक्ति जो रहेगा, जो एक उद्योगपति जो रहेगा, उसकी निगरानी में ही पूरी फसल की बुआई होगी। फसल के लिए बीज कौन सा उपयोग किया जाएगा, खाद कौन सा उपयोग किया जाएगा, उसकी कटाई कैसी होगी, ये सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण जो करेगा वो कॉरपोरेट सेक्टर ही करेगा। इसके बारे में इस अधिनियम में बताया गया है। अब इस अधिनियम में जो मुख्य प्रावधान जो है वो क्या क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहली बात जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि किसानों के बीच में और जो स्पॉन्सर जो होगा, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो होगा, इसके बीच में एग्रीमेंट होगा। और ये जो एग्रीमेंट जो होगा दो चीज़ों पे होगा। एक तो ये कृषि उत्पाद के ऊपर कि क्या आप लगाओगे और किसका उत्पादन होगा, और सेवाएं कैसी रहेगी कि क्या सेवाओं में मतलब कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किस प्रकार के कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा, क्या इनकी जो कटाई जो होगी किस समय पे होगी, इनका किस समय पे इसका देखरेख होगा। तो इन दो चीज़ों पे एग्रीमेंट होगा। पहली चीज़ जो कृषि उत्पादन जो होगा उस पर, और दूसरी चीज़ सेवा पे अर्थात जो भी इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगेगी उस पर, दो चीज़ों पे इसमें एग्रीमेंट होगा। अब दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई है कि इसकी समय अवधि कितनी रहेगी। तो ये जो समय अवधि के बारे में जो बताया गया, उन्होंने बताया गया कि इसकी समय अवधि एक फसल से लेके 5 साल तक इसकी समय अवधि रखी जा सकती है। एक फसल हो सकता है कि गेहूं की फसल आ रही है तो सिर्फ गेहूं की फसल तक के लिए ही एग्रीमेंट करे, या फिर दूसरा हो सकता है कि इससे ज़्यादा बोल सकते हैं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर सकता है किसान किसी एक कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में ये एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये इसके बारे में समयावधि बताई गई है। अगला जो है वो ये है कि इसमें जो कीमत का जो निर्धारण होगा वो पहले ही कर दिया जाएगा। ये ऐसे होगा कि मान लो कि किसान के खेत में फसल उगाई जा रही है, और फसल जो उगाई जा रही है वो गेहूं की उगाई जा रही है, तो गेहूं का भाव कितना दिया जाना है किसान को, ये लगाने से पूर्व ही कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो निर्धारित कर देगा कि आपको हम लोग इतना भाव जो है आपकी फसल का देंगे। तो फिक्स जो है अमाउंट वो आपका पहले ही फिक्स हो जाएगा। अगला जो है इसमें बताया गया है कि आपको जो पेमेंट जो होगा, जैसे कि मान लो कि जो गेहूं जो है वो उसका बोल दिया है भैया कि गेहूं जो है वो 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से आपको कीमत अदा की जाएगी। तो ये जो कीमत जो अदा की जाएगी वो डिलीवरी के समय पे ही की जाएगी, अर्थात जिस समय पे गेहूं की कटाई होगी उसी समय पे इसका पेमेंट भी होगा। अब अगला जो है वो अगला ये है कि इसमें स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया गया है कि फार्मर्स लैंड का कोई भी उल्लेख इस एग्रीमेंट में नहीं होगा। फार्मर्स लैंड इट मीन कि जो भी किसान जो है, किसान की जो ज़मीन है, इसका उल्लेख इस एग्रीमेंट में नहीं रहेगा, अर्थात इसको लीज पे इसका
हम लोग बोल सकते हैं कि इसे गिरवे जैसे रखा जो जाता है उसमें भी नहीं रहेगा और उसका कोई उल्लेख नहीं रहेगा। और इस अधिनियम में ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अगर ज़मीन का उल्लेख अगर एग्रीमेंट में है तो ये एग्रीमेंट खारिज मान लिया जाएगा। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ज़मीन में परमानेंटली स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं बना सकता, अर्थात कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकता और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर उस लैंड पे नहीं बना सकता जिस लैंड पे एग्रीमेंट हुआ है। और अगला जो है कि ज़मीन गिरवे का उल्लेख नहीं होगा, अर्थात ज़मीन गिरवे रखने का उल्लेख इस एग्रीमेंट में नहीं माना जाएगा। और अगर मान लो कि कोई एग्रीमेंट में अगर इसका उल्लेख मिलता है तो फिर यह एग्रीमेंट स्वतः शून्य मान लिया जाएगा। अगला जो इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर किसानों के साथ में आके एग्रीमेंट करेगा उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास में होगा कि कौन व्यक्ति, कौन सी कंपनी है जो किसानों के साथ में एग्रीमेंट कर रही है, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो बाकायदा गवर्नमेंट के पास में होगा। अगला जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि विवाद की स्थिति में क्या होगा। तो विवाद की स्थिति में इन्होंने यहाँ पे बोर्ड का निर्माण करने की बात कही गई है कि जो हर एरिया में, हर लोकल एरिया में बोर्ड का निर्माण होगा। और सबसे पहले अगर किसान के बीच में और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले इस विवाद का निपटारा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। और अगर इस बोर्ड के माध्यम से अगर निपटारा नहीं होता है तो फिर यह विवाद जो है वो एसडीएम के पास जाएगा। और अगर एसडीएम से अगर इस चीज़ का निपटारा नहीं होता है तो फिर ये जाएगा कलेक्टर के पास। और इसमें भी यही उल्लेख जो किया गया है कि आप इसके आगे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर मान लो कि आपके विवाद का निपटारा अगर यहाँ पे कलेक्टर के माध्यम से नहीं हुआ है तो आप इसके आगे फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगला जो इसमें प्रावधान जो बताया गया पेनल्टी का, पेनल्टी में इसमें किसानों के पक्ष में बात कही गई है कि मान लो कि इस एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें बताई गई है उन चीज़ों के हिसाब से, उन शर्तों के हिसाब से अगर उद्योगपति कार्य नहीं कर रहा है और अगर उसमें कोई चालाकी करता है तो जो पेनल्टी जो लगेगी वो पेनल्टी ये लगेगी, मान लो कि किसान का जो भी पैसा अदा करने की बात उद्योगपति ने करी थी तो अगर उद्योगपति अगर के तरफ से अगर कोई गलती निकलती है तो फिर इसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 1.5 गुना लगेगी। मान लो कि 1 लाख का अगर कोई बात हुआ है तो 1,50,000 देने 1,50,000 उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और वहीं अगर किसान की कोई गलती निकलती है तो ऐसी स्थिति में किसान के ऊपर अलग से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये अधिनियम कहता है। अब इसमें एक जो चीज़ें हैं वो अगली बात ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो प्रोवाइडर्स होंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो पहले ही एग्रीमेंट में फिक्स कर दी जाएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडर इट मीन कि कटाई कौन करेगा, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट का उपयोग किया, जैसे कीटनाशक का उपयोग होगा तो कौन सा होगा, खाद का उपयोग कौन सा होगा, इस खाद की कंपनी कौन सी होगी, इस कीटनाशक की कंपनी कौन सी होगी। तो ये सब चीज़ें पहले से एग्रीमेंट में फिक्स रहेगी कि यहाँ से ये व्यक्ति जो है वो ये संस्था जो है वो इस फार्मिंग में, इस खेती में ये कीटनाशक और ये खाद को प्रोवाइड कराएंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर जो रहेंगे वो पहले से फिक्स रहेंगे। अब अगर हम लोग देखें, अब हम लोग हमारी इसमें डायरेक्ट आते हैं कि अब इसमें हमने प्रावधान देख लिए इसके, और अब इसके देखते हम लोग इसकी अच्छाइयाँ क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें जो अच्छाइयाँ जो है वो ये है कि किसानों को पूर्व ही निर्धारित इनको फसलों की कीमत मिल जाएगी किसानों को। और दूसरा ये है कि इसमें बताया गया है कि जो कंपटीशन जो है वो मार्केट में बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे ये होगा कि एक बेहतर प्रोडक्ट जो उपभोक्ता होंगे उन्हें ये प्रोडक्ट बेहतर मिलेगा, और इनोवेशंस होंगे, अर्थात नई नई चीज़ें, तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। और ऑर्गेनिक खेती के ओर संभावनाएं जताई जा सकती है कि जो ऑर्गेनिक खेती है, जैविक कृषि जिसे कहते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें उस एरिया में संभावना है कि देश जो है वो बढ़ेगा, जैविक कृषि की ओर बढ़ेगा। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं। अगला हम लोग बोल सकते हैं कि फसल का जो बदलाव जो होगा, जैसे कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे एक, जैसे हम लोग बड़वानी का अगर हम लोग एरिया देखें, बड़वानी का नहीं क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो निमाड़ वाला जो एरिया है यहाँ पे अधिक कपास का ज़्यादा
बुआई होती है, अधिक मात्रा में यहाँ पे गेहूं की ज़्यादा बुआई होती है। तो इससे ये जो फसलें जो हैं वो अधिक पानी को ऑब्जर्व करने वाली फसलें हैं। तो पूरा जो एक ट्रेड जो चल रहा है वो इन्हीं फसलों का चल रहा है। तो ये जो ट्रेड जो चल रहा है इससे भी इसमें चेंजेस आएंगे और नई नई फसलें जैसे कि फूलों की कृषि के और जो किसान हैं वो आगे बढ़ेंगे। मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है किसानों का, तो मोटा अनाज जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसके एरिया में भी शायद इसमें संभावना है कि इसमें बढ़ेंगे। सहकारी कृषि की संभावना बढ़ेगी, अर्थात अगर कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे आता है तो वो ये बताएगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की चल रही है और हम उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें किस प्रकार की फसलों का उत्पादन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो किसान जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से सीखेगा और जब सीखेगा तो फिर वो उसका इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ये सब चीज़ें जो हैं उसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली जो बुराई है इसकी वो ये है कि कोर्ट आप नहीं जा सकते, और यही जो जो कमी जो है वो बहुत बड़ी है, जो कि पिछले भी अधिनियम में मैंने बताया कि उसमें भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर गलत होता है, अगर उद्योगपति जो है उनकी उस शर्तों का पालन अगर नहीं करता है, तो फिर किसान को उससे अपना हक लेने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके विवाद का निपटारा अगर नहीं होता है तो अंतिम में आप जा सकते हो सिर्फ कलेक्टर के पास, उसके बाद में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कलेक्टर जो है वो क्षेत्र की राजनीति से प्रभावित होता है, आप लोग खुद भी जानते हैं। अगर आप आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग खुद जानते हैं कि जो एरिया का जो कलेक्टर होता है, एरिया का जो एसडीएम होता है, उस क्षेत्र की राजनीति से प्रभावित होता है और उस क्षेत्र के कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रभावित होता है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने अगर थोड़ा बहुत अगर रिश्वत दे दिया तो वो कभी भी किसान के हित में फैसले नहीं देंगे। कोर्ट में जाने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि कोर्ट जो है वो सेपरेट बॉडी है। हमारा जो संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 50 में ये बताया गया है कि भारत देश की जो कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। तो कोर्ट जो है सेपरेट बॉडी, इस कारण से हम कोर्ट से उम्मीद लगाते हैं कि कोर्ट जो है वो किसानों को सही न्याय देगी। लेकिन कलेक्टर और एसडीएम से हम लोग, मेरा मानना ये है, जैसे मैं खुद भी कई सारी चीज़ों में रहता हूँ, तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसानों को, गरीब किसानों को सही न्याय देंगे। अगला बोल सकते हैं हम लोग कि मार्केट रेट जो भी चल रहा होगा, क्योंकि जैसे कि जो कीमतों का निर्धारण जो है वो पूर्व में ही हो गया होगा, जब एग्रीमेंट होगा तब, और जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के समय में अगर मान लो कि अगर उस रेट से अगर ऊपर अगर किसानों को अगर जो भी फसल जो निकल रही है उसकी अगर रेट अगर मार्केट में है तो फिर वो अधिक रेट भी नहीं ले सकते। तो इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए कि पहला अमेंडमेंट तो ये होना चाहिए कि जो कोर्ट जो है, कोर्ट में किसान जा सकता है। दूसरा अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि अगर मान लो कि मार्केट में जो भी फ्लेक्सिबल जो होता है, मार्केट में मान लो कि जैसे कि किसानों को जो पहले जो एग्रीमेंट में जो उल्लेख किया गया है कि भैया 2500 का भाव आपको देंगे प्रति कुंटल, और मान लो कि मार्केट में जो भाव जो चल रहा है 5000 का चल रहा है, तो फिर अगर इतना ज़्यादा का डिस्टेंस है तो उसका जो मार्केट का जो फ्लेक्सिबल जो है, जो भी उतार चढ़ाव जो है, उसके हिसाब से कुछ रियायत किसानों को मिलना चाहिए। उससे ये होगा कि किसानों को भी उसमें बेनिफिट होगा। अगला जो ये है कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट करते समय इसमें जो भी, जैसे कि मैं अगर खुद भी देखूं तो मैं खुद भी इससे ग्रसित हूं। एक बार मैंने ये देखा था कि यार जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति से, तो वो उनके पास जो होते हैं बिल्कुल अच्छे बड़े कानूनी सलाहकार रहते हैं, तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो सभी बचाव के ऑप्शन रखते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो एक कानूनी व्यक्ति समझ सकता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा बड़े बड़े कानूनी सलाहकारों के माध्यम से इन एग्रीमेंटों का निर्माण होगा, और वो जो कानूनी दांवपेच जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर खुल के खेलेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसानों के हित में कोई चीज़ें ना निकले और किसान उनके ऊपर एकदम से कोई भी कोर्ट में जाके या फिर वहाँ कलेक्टर के पास जाके कोई भी ब्लेम ना कर सके। तो इस प्रकार के दांवपेच जो हैं इस एग्रीमेंट में रहेंगे।
और इसमें हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप में उनके कई सारे वकील जो है बड़े बड़े वकील होते हैं, तो वो इसमें किसानों के पक्ष में तो शायद वो नहीं होने देंगे एग्रीमेंट को। अगला हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो रेगुलेशन जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसमें एक जो बात बताई गई है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर अगर किसानों के साथ में अगर एग्रीमेंट करता है, तो जो एग्रीमेंट करेगा उसमें सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे सिर्फ एक चीज़ रखी जाएगी, उसका पैन कार्ड। पैन कार्ड कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप लोग भी जानते होंगे, जो कई सारे पैन कार्ड उन्होंने बना के रखे, 3-3 4-4 बना के रखे हैं। तो उस सिर्फ पैन कार्ड को हम लोग आधार बना के अगर किसी किसान की अगर ज़मीन को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दें किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो सिर्फ वो आधार बनाना गलत है। मेरा मानना ये है कि जैसे जिस प्रकार से गवर्नमेंट करती भी है कि मान लो कि अगर कोई भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर अगर किसी भी एरिया के खेती को अगर ठेके पे लेता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में लेता है, तो उससे लिक्विडिटी जमा कराना चाहिए कि भैया आपको इतना पैसा जो है अमाउंट जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, और तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए ताकि अगर मान लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर मान लो कि भाग गया फार्मिंग करने के बाद, मान लो कि उसको ऐसा लगा कि भैया मेरे को नुकसान हो रहा है इसमें, तो वो मान लो कि उसने एग्रीमेंट जो है उसको छोड़ा छड़ा और वो भाग गया, तो फिर ऐसी स्थिति में किसानों की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो वो भरपाई के लिए गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि एक लिक्विडिटी रखे। लिक्विडिटी इट मीन कि एक अमाउंट रखे गवर्नमेंट, जिसके माध्यम से अगर मान लो कि वो जो संबंधित जो उद्योगपति है, संबंधित जो भी संस्था है, वो अगर भाग गई, तो उस अमाउंट से उस किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसका पोषण कर पाए। अब इसमें जो अगली जो एक और जो बुराई आ रही है वो ये आ रही है कि अगर किसानों के बीच में और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया, तो फिर जो भी कृषि के आधार पे जो क्रॉप लोन जिसे कहते हैं हम लोग एरिया में जो क्रॉप लोन मिलता है, वो लोन संभवतः मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोन आपको मिलता है खेती के आधार पे। अब खेती आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चले गई है, तो फिर आपकी खेती जो है वो सिर्फ आपके नाम की है, लेकिन आपका उसकी जो उपज जो है उसके ऊपर तो आपका मालिकाना हक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो क्रॉप लोन जो है, जो कृषि लोन जो है वो मिलना बंद हो जाएगा। और अगर मान लो कि आपको कहीं पे पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एकमात्र ऑप्शन रहेगा वही कॉर्पोरेट व्यक्ति जिससे आपने एग्रीमेंट किया है। और अगर आपने एक बार उससे पैसा ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले ज़मींदारी व्यवस्थाएं चलती थी। इसमें यह होता था कि व्यक्ति ने अगर 50,000 रुपये लिया है, तो वो कब वो 1 लाख रुपये में परिवर्तित हो जाता है पता नहीं चलता है ब्याज में। तो ये चीज़ें संभवतः प्रारंभ हो सकती है इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब दूसरा इसमें सबसे मेरा मानना ये कि सबसे बुरी चीज़ इसमें ये हो सकती है, मोनोपोली स्टार्ट हो सकती है। और मोनोपोली सबसे ज़्यादा घातक है। मोनोपोली घातक ऐसी है, अभी के समय में आप एक चीज़ समझो कि अगर पूरे भारत देश का जो खेती है अगर कब्जे में आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर के, और उसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने अगर पूरे भारत देश की खेती पे अगर कब्जा जमा लिया, और वहाँ से जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन हो रहा है, मान लो चिकन का उत्पादन हो रहा है, मान लो मुर्गे का जो भी उत्पादन हो रहा है, दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, वहाँ से मछली का उत्पादन हो रहा है, इन सभी के ऊपर एकाधिकार आ गया किसका? कॉर्पोरेट सेक्टर का। और आप लोग ये जानते हो कि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किस चुनिंदा उद्योगपतियों को ही सपोर्ट कर रही है। तो अगर इन चुनिंदा उद्योगपतियों के पास में ही अगर पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा कृषि का जो उत्पादन आ गया, तो ये आने के बाद में आपको गेहूं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर 500 रुपये किलो भी अगर देना चाहेगा, तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके भोजन से संबंधित है, ये आपका अनाज है। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। तो ये अगर आप 500 रुपये किलो भी हो गया तो आपको खरीदना पड़ेगा। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल जो है वो सामान्य व्यक्ति के पास में नहीं है, सिर्फ किसके पास में? कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में। इसी कारण से इंटरनेशनल मार्केट में जो मिल रहा है, जो पेट्रोल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 32 रुपये लीटर, और वही चीज़ें यहाँ पे किस भाव में मिल रही है? 103 या फिर 104 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा जो असमानता है वो इसलिए है क्योंकि ये जो है वो सामान्य व्यक्ति के पास में नहीं है पेट्रोल, ये सिर्फ किसके पास में? उद्योगपतियों के पास में। तो वो आपको 104 रुपये लीटर भी दे रहे हैं, जो चीज़ 32 रुपये लीटर की है वो चीज़ आपको 104 रुपये लीटर में भी दे रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं लोगे तो आप फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं।
और ये तो ठीक है, फिर भी हम लोग बाइक नहीं भी चलाएंगे तो जी लेंगे, लेकिन अगर गेहूं अगर उनके पास चले गया, अगर उनके पास मक्का उनके पास चले गया, अगर भोजन सामग्री उनके पास चले गई, तो फिर इंसान जिएगा कैसे? जीने के लिए तो उसे खाना ही पड़ेगा, और खाने के लिए उन्हें औने पौने दाम पे अनाज जो है वो खरीदना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि भारत देश में मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, और भारत देश में अगर ये इस प्रकार का अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में अगर के पास में अगर पूरा अनाज चले गया, पूरे भारत देश का अगर अनाज चले गया, तो उसके बाद में इंसान, जो भारत देश के जितने भी लोग जो है वो गुलामों वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि दूसरे एग्रीमेंट, जो दूसरे जो अधिनियम है, उतने खतरनाक नहीं है जितना ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इससे भारत देश गुलामी की ओर जाएगा, और जैसे पहले जमींदारी व्यवस्थाएं चलती थी वैसी ही चीज़ें अभी और आने वाली है। इसीलिए मेरा सरकार से ये निवेदन भी है कि ये जो इसकी जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करे, अन्यथा भारत देश पुनः गुलामी की ओर जा सकता है। और ये जो गुलामी जो होगी वो आपके और मेरे सभी के बच्चों में ये गुलामी रहेगी। इसी कारण से मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत हैं, जो बुराइयां जो हैं वो ज़्यादा बड़ी है इसकी, तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों।